सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम तुम्हारा आईसीएसई सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन का जो कि सैम्पल पेपर है या फिर तुम बोल सकते हो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर बायो का, उसको सॉल्व करने वाले जितने भी आईसीएसई 2022 बैच स्टूडेंट्स हैं। नाउ लेट मी टेल यू, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे से कमेंट्स में ये पूछेंगे कि वर्षा दीदी, क्या हमें सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है? वाई टू सॉल्व दी सैम्पल पेपर्स? बिकॉज सेम क्वेश्चन ऑफकोर्स तुम्हें सेमेस्टर 1 में ये सारा जो भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 40 मार्क्स का, ऑफकोर्स सेम क्वेश्चन विल नॉट बी आस्क्ड अगेन. So is it important, is it necessary to solve these specimen papers? So here let me tell you that it is important to solve these specimen papers or you can say the sample papers. क्यों important है solve करना sample papers को? Because similar questions you will be getting in your board examinations also. So तुम्हारा board exams में तुम्हें इस तरह से pattern पता लगेगा, types of questions पता लगेगा और ये idea मिल जाएगा कि किस किस topic से questions आ सकता है boards में. यहाँ पर भी तुम इसको जब solve करोगे तुम्हें पता लगेगा कि maximum questions कहाँ से पूछा गया है. मतलब वेटेज तो मतलब देखा जाए, लेकिन यहाँ पर जितना भी क्वेश्चंस है किस किस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछा गया है, ट्रांसपिरेशन में से कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, फोटोसिंथेसिस चैप्टर में से कौन कौन सा टॉपिक्स है जिसमें कि ज्यादा चांसेस है क्वेश्चंस आने का, तुमको ये सब एनालाइज करना पड़ेगा. सैम्पल पेपर तुम जब सॉल्व करोगे तब तुम्हें ये सारा चीज पता लगेगा. और इसके साथ साथ यहाँ पर सिमिलरली तुम्हें यहाँ पर सिमिलर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं बोर्ड्स में. और कुछ कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस ऐसा भी होगा जो कि यहाँ से तुम्हें कॉमन मिलेगा या फिर घुमा फिराकर सेम टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है बोर्ड्स में. तो इंपॉर्टेंट है कि तुम सारे सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिस करो, सैम्पल पेपर सॉल्व करो, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम है, इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि तुम सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स देने वाले हो, यानी कि 2 बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हो, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2. तो अभी यहाँ पर सेमेस्टर 1 जो है तुम्हारा नवंबर में होने वाला है, तो बहुत लिमिटेड टाइम है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करो. और इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं बायो का स्पेसिमेन पेपर for class 10 students. So let's begin with the video, let's begin with the questions. तो यहाँ पर तुम्हें 1 hour मिलेगा सॉल्व करने के लिए. टाइम ड्यूरेशन, टाइम अलाउड इज 1 hour इंक्लूसिव ऑफ द रीडिंग टाइम. सो रीडिंग टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, यही टाइम के अंदर इंक्लूडेड है तुम्हारा रीडिंग टाइम भी. एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, दैट मीन्स यू विल नॉट गेट एनी चॉइस इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ सेमेस्टर 1. एंड तुम्हें यहाँ पर 40 मार्क्स का होने वाला है. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है 40 मार्क्स का होगा कि 80 मार्क्स का होगा. तो मैंने कल ही एक सर्कुलर अपलोड किया था, मैंने कम्युनिटी पोस्ट कर दिया था, इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर दिया था, एक वीडियो भी अपलोड कर दिया था इसके रिगार्डिंग. तो अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 40 मार्क्स का होगा कि 80 मार्क्स का. काउंसिल ने एक सर्कुलर सेंड किया है जो कि ऑफिशियल साइट पर नहीं आया, लेकिन क्लियरली सारे स्कूल के प्रिंसिपल्स को वो सर्कुलर सेंड किया गया है, CISE एफिलिएटेड स्कूल्स को. और क्लियरली ये मेंशन्ड है कि तुम्हारा जो कि एग्जामिनेशन है 40 मार्क्स का सेमेस्टर 1 होगा और 40 मार्क्स का सेमेस्टर 2 होगा क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए. एंड फॉर ISC देयर आर नो चेंजेस. नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस. तो तुम्हारा सेक्शंस में डिवाइडेड है यहाँ पर. ईच क्वेश्चन विल कॉम्प्राइज ऑफ 1 मार्क्स. सेक्शन 1, 2 एंड 3 सेक्शंस दिया हुआ है, क्वेश्चंस डिवाइड है. क्वेश्चन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, a pair of corresponding chromosomes of the same shape and size but one from each parent. ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन 1 इज ऑटोजोम्स, ऑप्शन 2 है सेक्स क्रोमोजोम, ऑप्शन 3 इज होमोलॉगस क्रोमोजोम एंड ऑप्शन 4 इज एनालॉगस क्रोमोजोम. देखो यहाँ पर क्या बोला है? सेम शेप एंड साइज. सो सेम, होमो का मतलब क्या होता है? सेम. सो यू कैन रिलेट दिस थिंग, सेम शेप एंड साइज, इसका क्या होगा? दिस इज होमोलॉगस क्रोमोजोम. सो ऑप्शन नंबर 3 is the correct option for A. Moving ahead to question B. Question B क्या है? Question B is the factor that does not affect the rate of transpiration. Question तुम्हें अच्छी तरीके से पढ़ना है. यहाँ पर बोला गया है the factor that does not affect the rate of transpiration. तुम्हारा ट्रांसपिरेशन चैप्टर में क्या क्या फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करता है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को? पहला दिया होगा लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि लाइट, वेलोसिटी, विंड वाला वेलोसिटी ऑफ विंड. उसके बाद थर्ड वाला दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2 कॉन्सेंट्रेशन, तुम्हारे बुक में दिया है. टेम्परेचर भी दिया हुआ है. तो ये सारा चीज़ है जो कि अफेक्ट करता है. और यहाँ पर ट्रांसपिरेशन में ऑक्सीजन जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 फॉर क्वेश्चन नंबर B. क्यों ऑक्सीजन होगा? बिकॉज ट्रांसपिरेशन के लिए ऑक्सीजन it is not required, but for plants they don't require. In the process of transpiration oxygen is not required, it does not affect the rate of transpiration. So correct option is oxygen, that is option number 4. Moving ahead to C question number C is movement of molecules of a substance from their higher concentration to their lower concentration
व्हेन दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर क्या बोला है, ये डेफिनेशन दिया हुआ है और तुम्हें टर्म्स चूज करना है, कौन सा टर्म्स मैच कर रहा है इस पर्टिकुलर डेफिनेशन से। सो ये वाला का आंसर क्या होगा, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये होगा तुम्हारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो डिफ्यूजन आंसर हो जाएगा। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन डी। डी का क्वेश्चन क्या है, द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ अ डीएनए स्ट्रैंड एंड अ कोर ऑफ हिस्टोन्स। सेंट्रोसोम होगा कि न्यूक्लियोटाइड होगा कि न्यूक्लियोसोम होगा या फिर क्रोमोसोम होगा। तो यहाँ पर तुम्हारा ये बुक में दिया हुआ है, इसका आंसर होगा तुम्हारा न्यूक्लियोसोम। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। तुम्हारा डीएनए के साथ कोर ऑफ हिस्टोन्स, तुम्हें पता होगा 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन्स इज देयर, 8 मॉलिक्यूल्स होता है। सो तुम्हारा आंसर होगा दिस वन, दैट इज न्यूक्लियोसोम। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन ई। क्वेश्चन ई क्या दिया है, द सॉल्वेंट which is used to dissolve the chlorophyll pigment while testing a leaf for starch। तो तुम्हारा फोटोसिंथेसिस चैप्टर में एक एक्सपेरिमेंट दिया है, तुम्हें उस एक्सपेरिमेंट को गो थ्रू करना है। उसमें दिया हुआ है ये वाला एक्सपेरिमेंट में, जो कि तुम्हारा क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल पिगमेंट, इसको डिसॉल्व करने के लिए या फिर रिमूव करने के लिए लीफ से क्या करना पड़ता है, उसके लिए ये वाला यूज होगा, ये सॉल्वेंट यूज होगा, मिथाइलेटेड स्पिरिट। ये नहीं होगा, सोडा लाइम नहीं होगा, कार्बोलिक एसिड नहीं होगा, वाटर नहीं होगा, मिथाइलेटेड स्पिरिट। So option 3 is the correct option for question number E. Moving ahead to question 2. So अब हम question 2 में आ गए। question 2 में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज A, ड्यूरिंग मियोसिस डैश डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पर तुमने माइटोसिस मियोसिस पढ़ा होगा। माइटोसिस जो होता है सेल डिवीजन का स्टेज, माइटोसिस में क्या होगा, 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स विल बी फॉर्म्ड, अगर तुम बात करो माइटोसिस का। और मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स विल बी फॉर्म्ड, 4। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 4। तो 4 डॉटर सेल्स विल बी फॉर्म्ड। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर बी। सो क्वेश्चन नंबर बी क्या दिया हुआ है, वुडन डोर स्वेल अप ड्यूरिंग द रेनी सीजन ड्यू टू। तो वुडन डोर्स ये तुम्हारा इम्बाइबिशन का पार्ट है। इम्बाइबिशन का मतलब एक फेनोमेना है। वुडन डोर्स जो होता है रेनी सीजन में, इट इज डिफिकल्ट टू क्लोज द वुडन डोर्स। वाई? बिकॉज दे स्वेल अप। वाटर जो होता है वो मूव करता है इनसाइड द वुडन डोर एंड इट स्वेल्स, वाटर मूव्स इन। सो दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड इम्बाइबिशन। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। अगेन यू नीड टू गो थ्रू द इम्बाइबिशन, जो तुम्हारे बुक में डेफिनेशन और सारा पूरा टॉपिक दिया हुआ है इम्बाइबिशन का, वो तुम पढ़ोगे तो वहाँ पर तुम्हें मिलेगा, बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन सी। क्वेश्चन सी क्या है, द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन अ प्लांट सेल इज कॉल्ड, सेल वॉल होगा या फिर सेल मेम्ब्रेन या फिर टोनोप्लास्ट या फिर नन ऑफ द अबव। तो तुम्हारा जो प्लांट सेल है, सपोज ये तुम्हारा आउटर जो हो गया, ये तुम्हारा सेल वॉल हो गया। सेल वॉल के बाद वाला जो होता है वो होता है तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन। तो तुम्हारा सेल वॉल जो है, फर्स्टली तुम्हारा जो कि सेल वॉल है, सेल वॉल इट इज कंप्लीटली परमिएबल। जो तुम्हारा सेल वॉल होगा दैट इज कंप्लीटली परमिएबल। उसके बाद वाला जो तुम्हारा अंदर का होगा सेल मेम्ब्रेन, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो तुम्हारा ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 2 का डी। सो क्वेश्चन नंबर डी इज गटेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमाटा होगा या फिर लेंटिसेल्स होगा या फिर क्यूटिकल होगा या फिर हाइडाथोट्स। तो गटेशन ऑलवेज रिमेंबर इट टेक्स प्लेस थ्रू हाइडाथोट्स। हाइडाथोट्स इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हाइडाथोट्स से रिलेटेड, जो कि तुम्हारा ट्रांसपिरेशन चैप्टर में एक ये टॉपिक दिया हुआ है, तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन तुम्हें आगे मिलेगा, इट हैज बीन गिवन। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन ई। ई का क्वेश्चन है, अ प्लांट विथ वेराइगेटेड लीव्स। तो इसका क्या होगा, कोलियस या फिर लोटस या फिर पीपल या फिर मैंगो। तो इसका ऑप्शन होगा कोलियस। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 आ गया। सो क्वेश्चन 3 इज चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द 4 ऑप्शंस दैट हैज बीन गिवन। सो फर्स्ट वन, ऑप्शन ए इज question A is the pressure exerted by the cell contents on the cell wall. तो pressure exerted by the cell contents on the cell wall, this is Sturger pressure. Option number 1 is the correct answer. अगर यहाँ पर ये दिया रहता the pressure exerted by the cell wall on the cell content, मतलब कि opposite way में अगर दिया रहता
तो उसका आंसर होता वॉल प्रेशर। पर यहाँ पर रिमेंबर द क्वेश्चन, बिकॉज ऐसा रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है सिंस दिस क्वेश्चन हैज बीन गिवन इन द सैम्पल पेपर्स। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेल कंटेंट्स ऑन द सेल वॉल, इसका आंसर होगा तुम्हारा टर्गर प्रेशर, ए का 1 होगा। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 3 का बी। क्वेश्चन नंबर 3 का बी का क्वेश्चन क्या है? द सेल कॉम्पोनेंट्स विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोसोम होगा या फिर क्रोमोप्लास्ट होगा या फिर क्रोमैटिन होगा या फिर सेंट्रियोल होगा। अब देखो, द सेल कॉम्पोनेंट विच इज़ विजिबल ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, तो चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, तुम्हारा सपोज ये एनिमल सेल है तो उसका डिफरेंट स्टेजेस क्या होता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये जितना भी स्टेजेस है तुम्हें एक चीज सारे सेल के अंदर कॉमन दिखेगा, वो है क्रोमोसोम। चाहे वो पूरा क्रोमोसोम हो या फिर उसका कोई पार्ट हो, सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, जो भी रहता है पार्ट डिफरेंट वो स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, लेकिन तुम्हें सारा सेल के अंदर क्रोमोसोम्स जरूर मिलेगा। सो क्रोमोसोम इज द सेल कॉम्पोनेंट विच इज विजिबल ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। So answer is option number 1. B का आंसर होगा 1. Keep this thing in mind. Moving ahead to question C. Question C क्या है? Marine fish when placed under tap water bursts because of endosmosis होगा या exosmosis होगा या फिर diffusion या फिर plasmolysis. इसका आंसर होगा endosmosis. Endosmosis is the correct option. That means water will move inside the fish, due to which it will burst. Moving ahead to question number D. Question D क्या है? The site of dark reaction of photosynthesis. ग्राना होगा, फ्रेट होगा, स्ट्रोमा होगा, और भी एक ऑप्शन है। यहाँ पर देखो डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो अभी रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले एक MCQ वीडियो अपलोड किया था फोटोसिंथेसिस के ऊपर। फोटोसिंथेसिस में 2 चीज़ आता है, एक होता है तुम्हारा लाइट रिएक्शन, LR, दैट इज लाइट रिएक्शन, और एक होता है तुम्हारा डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन में तुम्हारा light reaction occurs in the presence of grana. Keep this thing in mind. And dark reaction it occurs in the presence of stroma. ये जो चीज है, this is an important part. So keep this thing in mind. तो यहाँ पर बोला है the site of dark reaction of photosynthesis. यहाँ पे dark reaction का बात किया है. So dark reaction that is DR, ये तुम्हारा stroma होगा. So stroma is the correct answer. That is option number 3 for question number D. Moving ahead to the next question, that is question number E. The alternative forms of the same gene occupying the same position on homologous chromosome. क्रोमैटिड होगा या फिर अलील्स होगा या फिर ऑटोसोम्स होगा या फिर सेंट्रोमियर होगा। तो देखो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन, तो ये तुम्हारा बुक में डेफिनेशन अलील्स का तुमने पढ़ा होगा डेफिनेटली, हेरिडिटी जेनेटिक्स चैप्टर में। The alternating molecular forms of a gene or a pair of matching gene affecting the same characteristics but in 2 different ways. तो ये जो है तुम्हारा अलील्स का डेफिनेशन है, सो डेफिनेटली इसका आंसर अलील्स होगा। अगर तुमने डेफिनेशन पढ़ा है तो तुम डायरेक्टली आंसर कर पाओगे। सो दिस इज द थिंग। मूविंग अहेड टू सेक्शन 2। सेक्शन 1 खत्म हो गया, दिस इज सेक्शन 2। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4A। यहाँ पर तुम्हें डायरेक्टली डेफिनेशन दे दिया गया है, तो यहाँ पर MCQ के फॉर्म में सब कुछ दिया हुआ है, डेफिनेशन भी दिया है और टर्म्स भी दिया हुआ है, जिसको कि तुम्हें करेक्ट टर्म्स को चूज करना है। इवन डायग्राम बेस्ड टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, तो सब कुछ दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि MCQ है तो पैटर्न चेंज हो गया, यहाँ पर सब टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा MCQ में इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस का फर्स्ट क्या है? ऑस्मोसिस का तुम्हें करेक्ट डेफिनेशन को चूज करना है यहाँ पर। सो ऑस्मोसिस का क्या है? मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर। इतना तुम्हें नहीं देखना है, अब तुम्हें डायरेक्टली ये पता होना चाहिए कि क्या डेफिनेशन है। अगर तुमने डेफिनेशन याद किया है तो तुम्हें ये वाला करेक्ट ऑप्शन तुम डेफिनेटली आराम से चूज कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन 3 होगा, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन। कीप दिस थिंग इन माइंड, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये तुम्हारा डेफिनेशन है ऑस्मोसिस का। सो दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर बी क्या है? फोटोलाइसिस का डेफिनेशन। अब यहाँ पर फोटोलाइसिस का जो डेफिनेशन है, दिस इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इन ग्राना। तो ये तुम्हारा करेक्ट डेफिनेशन होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ये सारा डेफिनेशन तुम्हें करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये जो है, इसमें क्या है? इसका भी डेफिनेशन अगेन तुम्हें पता होना चाहिए। इसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होगा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का ये वाला आंसर करेक्ट ऑप्शन है बी।
the two members of a pair of factors during the formation of the gametes. This is the correct option for law of segregation. Moving ahead to question number D. क्वेश्चन नंबर डी क्या है? गटेशन. गटेशन का करेक्ट डेफिनेशन. तो देखो गटेशन क्या होता है? डेफिनेशन, इट इज द एक्सुडेशन ऑफ और द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स थ्रू द लीफ मार्जिन्स ऑफ द प्लांट होता है. लीफ मार्जिन्स, यहाँ पर स्टोमाटा दिया है तो ये नहीं होगा. यहाँ पर सिर्फ सरफेस ऑफ द लीफ दिया है तो ये भी नहीं होगा. तुम्हें लीफ मार्जिन देखना है. यहाँ पर दो जगह लीफ मार्जिन है, बट एक ठो में क्या दिया हुआ है? तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, बट वाटर ड्रॉपलेट्स होगा. तो यहाँ पर ड्रॉपलेट्स दिया है. सो ऑफ कोर्स नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन नंबर 4, द लॉस का स्पेलिंग यहाँ पर देयर इज अ टाइपिंग प्रिंटिंग मिस्टेक. सो द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स along the leaf margin. So this is the correct option for question number D. Moving ahead to question number E. एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसका डेफिनेशन तुम्हें बताना है. सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का डेफिनेशन क्या होगा? It is this one, number 4. Passage of ions from its lower to higher concentration. Diffusion higher to lower concentration होता है, यहाँ पर lower to higher है, through a cell membrane using energy from the cell. So this is the exact definition of active transport. Now moving ahead to question number 5. Question number 5 आ गया. क्वेश्चन नंबर 5 में तुम्हें एग्जैक्ट लोकेशंस बताना है. स्टेट द एग्जैक्ट लोकेशंस. फर्स्ट है स्पिंडल फाइबर. तो तुम्हें स्पिंडल फाइबर का लोकेशन बताना है. तो इसका लोकेशन में क्या होगा? स्पिंडल फाइबर्स, ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये बिटवीन सेंट्रियोल्स होता है. कौन सा ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है जिसमें सेंट्रियोल्स लिखा हुआ है? ऑप्शन 1 ऑफ कोर्स. तो तुम्हें ऑप्शन 1 को चूज करना है, बिटवीन 2 सेंट्रियोल्स. मूविंग अहेड टू 5. क्वेश्चन 5 का बी क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 का बी इज रूट हेयर्स. रूट हेयर्स का लोकेशन होता है एपिडर्मिस, एक्सटेंशन ऑफ द एपिडर्मिस. सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर सी है स्टोमाटा. स्टोमाटा जो होता है इसका क्या होगा? डॉर्सी वेंट्रल लीव्स, दिस वन, मोर ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द डॉर्सी वेंट्रल लीव्स. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर डी. क्वेश्चन डी इज थाइलाकॉइड्स. थाइलाकॉइड्स का क्या होगा? थाइलाकॉइड्स होगा इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. थाइलाकॉइड्स, कीप दिस थिंग इन माइंड, इट इज इन द क्लोरोप्लास्ट, इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर ई. पैलिसेड पैरेन्काइमा कहाँ पर होता है? बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस ऑफ डाइकॉट लीव्स, या फिर बिटवीन द अपर एपिडर्मिस एंड स्पोंजी पैरेन्काइमा ऑफ डाइकॉट लीव्स. तो अगर तुमने पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा इसका ऑप्शन होगा 2 वाला, ऑप्शन 2, बिटवीन द अपर एपिडर्मिस एंड स्पोंजी पैरेन्काइमा ऑफ डाइकॉट लीव्स. तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर 2. नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में तुम्हारा दिया हुआ है फंक्शंस बताना है स्ट्रोमा का. नंबर ए, स्ट्रोमा का फंक्शन क्या है? स्ट्रोमा इट इज, अब यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया था ऑप्शंस क्या क्या है. पहले ऑप्शंस देख लो. साइट ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस, या फिर साइट ऑफ फोटोकेमिकल फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, या फिर साइट ऑफ लाइट डिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, या फिर साइट ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था लाइट रिएक्शन का तुम्हारा होता है ग्राना में, डार्क रिएक्शन होता है तुम्हारा स्ट्रोमा में. दिस इज स्ट्रोमा. सो यहाँ पर जो है स्ट्रोमा का पूछा है, सो दिस इज फॉर डार्क रिएक्शन. अब ये जो डार्क रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन डेफिनेटली इसके लिए तुम्हें लाइट नहीं चाहिए. डार्क रिएक्शन के लिए तुम्हें लाइट इज नॉट नीडेड, राइट? डार्क रिएक्शन है, ऑलरेडी डार्क रिएक्शन है, तो तुम्हें लाइट का नीड नहीं है. तो यहाँ पर लाइट इंडिपेंडेंट होगा. लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड इन डार्क रिएक्शन, सो इट इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, साइट ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज गार्ड सेल्स. अब ये जो गार्ड सेल्स है इसका फंक्शंस तुम्हें पता होना चाहिए. गार्ड सेल्स अगर तुमने बुक पढ़ा है अच्छे तरीके से तो तुम्हें पता होगा. गार्ड सेल्स, it regulates the opening and the closing of the stomata. Direct it has been given. This MCQ is directly from the book. So regulates the opening and closing of the stomata. इसका फंक्शन याद रखना गार्ड सेल्स का. ऑप्शन 2 is the correct option. Moving ahead to the next question, that is question number C, xylem. This is very easy. xylem का फंक्शन क्या होता है? फ्लोएम का फूड कंडक्ट करता है, और xylem क्या करता है? फ्लोएम इज फॉर फूड.
फ्लोएम फूड, कीप दिस थिंग इन माइंड। और जो जाइलम होता है, जाइलम वाटर एंड मिनरल्स कंडक्ट करता है, कैरी करता है और ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, फूड तो नहीं होगा, यहाँ पर भी कंडक्शन ऑफ फूड है, फूड नहीं होगा, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड, वाटर डेफिनेटली करता है बट फूड नो। सो ऑप्शन 4, एग्जैक्टली ऑप्शन 4 ही करेक्ट होगा, एग्जैक्टली करेक्ट है। कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन डी। क्वेश्चन डी में क्या दिया है, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या है, कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी है, या फिर कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल है, या फिर द साइट फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शंस है, या फिर इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन है। तो आंसर होगा ऑप्शन 1, द कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन ई, सॉरी क्वेश्चन ई क्या है, क्वेश्चन ई इज हाइडाथोट। तो हमने पहले भी देखा था हाइडाथोट, ये क्या है तुम्हारा, गटेशन का होगा, हेल्प्स इन गटेशन। हाइडाथोट्स दे हेल्प इन गटेशन, सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ सेक्शन 3 जो कि तुम्हारा लास्ट सेक्शन है, 10 मार्क्स का है, यहाँ पर तुम्हें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस इंक्लूड है लास्ट में। क्वेश्चन 7 में तुम्हारा ये एक डायग्राम दिया है, इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई दिस, अगर तुमने अच्छे तरीके से पिक्चर्स देखा है तुम्हारे बुक से, बिकॉज सेल डिवीजन का प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों का तुम्हें अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा, डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट। स्टेज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर तुम देखोगे तो क्रोमोसोम जो है नॉर्मली जैसा होता है वैसा ही है, सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स वो सब तुम्हें नहीं दिख रहा है। तो ये जो है तुम्हारा, दिस इज प्रोफेज स्टेज, तुम्हारा फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज स्टेज। सो ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, यहाँ पर पूछा होगा स्टेज के बारे में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर ए दिख रहा है, आइडेंटिफाई द स्टेज। सो हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया, इट इज प्रोफेज, सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, प्रोफेज होगा। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बी क्वेश्चन इज लेबल पार्ट मार्क्ड एक्स। तो तुम्हें यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर पार्ट मार्क्ड एक्स। सो इस पर्टिकुलर डायग्राम में यहाँ पर तुम देख सकते हो, ये वाला जो कि क्रोमोसोम है इसके बीच का एक पार्ट है, मिडल वाला पार्ट, इसको यहाँ पर पूछा गया है। सो इसका क्या होगा, इसका होगा तुम्हारा, ऑप्शंस पहले देख लो। तो यहाँ पर तुम्हारा सेंट्रोजोम, इसको बोला जाता है सेंट्रोजोम। बिटवीन ये जो क्रोमोसोम का बीच का पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट, इसमें एक्स मेंशन था, तो ये होगा तुम्हारा एक्स जो है, इसको क्या बोला जाएगा, सेंट्रोजोम। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, कीप दिस थिंग इन माइंड, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी क्या है, नेम द स्टेज दैट फॉलोज द वन शोन हियर। तो यहाँ पर प्रोफेज शो किया है, तो प्रोफेज के बाद वाला जो स्टेज है उसको क्या बोला जाएगा, प्रोफेज के बाद ऑफकोर्स मेटाफेज आएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो यहाँ पर प्रोफेज के बाद मेटाफेज आएगा, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर डी। डी का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स शोन इन द डायग्राम। तो ये जो डायग्राम है इसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होगा। तो यहाँ पर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर 4 क्रोमोसोम्स है, देर आर 4 क्रोमोसोम्स, राइट, देर आर 4 क्रोमोसोम्स, 1 2 3 4। सो डिप्लॉयड है, तो यहाँ पर तुम्हारा 4 होगा आंसर, 4 क्रोमोसोम्स है पिक में, डायग्राम में। सो यहाँ पर 4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 में। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर ई क्या है, मेंशन वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस स्टेज। इंपॉर्टेंट फीचर बताना है ऑफ दिस स्टेज, यानी कि प्रोफेज। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोलस रीअपियर्स होता है, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स होता है, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स होता है, या फिर क्रोमोसोम्स अलाइन एट द सेंटर होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स, ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 8, ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 इज द लास्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऑब्जर्व द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। सो ये तुम्हारा डायग्राम दिया हुआ है, तुम्हें इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा डेफिनेटली, नीचे दिख भी रहा है, आइडेंटिफाई द सेल ऑर्गेनिली। तो अगर तुमने अच्छे तरीके से बुक में पिक्चर सब देखा है तो तुम्हें डेफिनेटली पता होगा कि ये तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। सो ये क्लोरोप्लास्ट है। आइडेंटिफाई द सेल ऑर्गेनिली, ऑप्शन नंबर 1 2 में तुम्हें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम दिख रहा है, बट
हाँ, लास्ट वाला में तुम्हें दिख रहा है राइबोसोम में, उसके बाद लास्ट वाला क्लोरोप्लास्ट है। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर तुम्हारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है तुम्हारा बी। तो बी का लेबल द पार्ट्स मार्क्ड ए बी एंड सी, तो तुम्हें लेबल करना पड़ेगा। तो ये वाला जो कि डायग्राम है तुम यहाँ पर देख सकते हो, इसमें तुम्हारा जो कि ए है ये तुम्हारा ग्रैनम हो गया, ए इज ग्रैनम। बी जो है ये तुम्हारा स्ट्रोमा हो गया, और सी जो है दिस इज योर थाइलाकॉइड्स, थाइलाकॉइड्स। सो ये तुम्हारा लेबलिंग हो गया ए। नाउ मूविंग अहेड टू सी, जो कि तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन है। द यूनिट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल इज, तो क्लोरोफिल द यूनिट ऑफ लाइट विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल, ये तुम्हारे बुक में दिया है, इट इज फोटोन, PHOTON, फोटोन। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो इस वीडियो में हमने जितना भी क्वेश्चंस था तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर्स के अंदर सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बायो का सैम्पल पेपर से। ये सारा क्वेश्चन से तुम्हें आइडिया मिल गया होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। जितना भी क्वेश्चन है MCQ के बेसिस पे तुम्हें डेफिनेशंस भी मिल रहा है, MCQ के बेसिस पे तुम्हें ईजी क्वेश्चंस भी मिल रहा है, टफ भी मिल रहा है, यहाँ पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल रहा है। तो जितना भी टाइप्स का क्वेश्चन है, डेफिनेशंस भी मिल रहा है, टर्म्स मार्क करने मिल रहा है, लेबलिंग मिल रहा है, तो सब टाइप का क्वेश्चन तुम्हें यहाँ से मिल रहा है। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तुम्हें कुछ कुछ लेबल करने दिया जाएगा, तो उसके लिए तुम्हें नेम्स याद रखना पड़ेगा, डायग्राम्स भी देखना पड़ेगा बुक से। अदरवाइज एक क्वेश्चन जिसमें कि डायग्राम दिया है उसका बाकी सारा सब पार्ट्स होगा, A B C करके सारा तुम्हारा उसी डायग्राम से रिलेटेड होगा। सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, इट इज मैंडेटरी दैट यू गो थ्रू द डायग्राम्स ऑल्सो इन योर बायो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ हेल्प मिला होगा। ये जितना भी आंसर्स है मैंने प्रोवाइड कर दिया। इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो तुम कौन से स्पेसिमेन पेपर्स, कौन सा मतलब सैम्पल पेपर्स चाहते हो कि मैं सॉल्व करूँ, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ज़्यादातर जो भी स्टूडेंट्स ज़्यादातर मतलब जो सब्जेक्ट को मतलब बोलेंगे बनाने के लिए, डेफिनेटली आई ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दोज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स फर्स्ट। So that's all for this video. Thank you so much for watching and keep preparing for your ICSE Semester 1 board examinations. Thank you so much for watching.